गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इससे पहले आप लोग जान चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और फिर केमिकल रिएक्शन के बाद आपने देखा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फिर से मैं दोबारा आपको रिवीजन के लिए बता देती हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। किसी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड मेथड से लिखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिखने के ढंग को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। इसमें आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जिस रिएक्टेंट के बारे में आप लिखना चाहते हैं उसके बारे उसका सिंबल या उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। टाइम सेविंग मेथड है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये केमिकल रिएक्शन है। इसको हम इतना लेंथी ना करके इसको हम शॉर्ट मेथड में लिखना चाहें तो हम इसको हाइड्रोजन का सिंबल ले लेंगे H2, क्लोरीन का Cl2, और जब दोनों कंबाइन होते हैं बीच में प्लस लिख दिया, इट मीन्स हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म, बीच में एक एरो लगा दिया और बनता है क्या? HCl, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो हमने लिखा ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया और ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। रिएक्शन के लिखने का ढंग, शॉर्ट हैंड मेथड, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट है कि इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है हमेशा। यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो एरो के साइड लिखे हैं, और जो एरो के इस तरफ लिखा है ये प्रोडक्ट है। अब हमें इक्वेशन को, हर इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस का मतलब है जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए ये आगे बात करते हैं। फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एटम है और क्लोरीन का भी 1 है। तो हमें सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। अगर हम इसको किसी बैलेंस करने के लिए हम सबसे ईजीएस्ट, जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, हम वो अप्लाई करेंगे। हम सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास अब इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट्स में और क्लोरीन के भी कितने हैं? 2 एटम्स हैं। तो ये होगी आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, इक्वेशन को शॉर्ट में लिख लेती हूँ। वाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? क्या ज़रूरत है किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की? तो हाँ, आपने इससे पहले 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल और ए केमिकल चेंज। whenever a physical or a chemical change take place, mass can neither be created nor be destroyed। ना तो मास क्रिएट होता है, नया मास नहीं बनता, और ना कभी पुराना वाला ख़त्म होता है किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एक फिजिकल चेंज की हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो अगर हम आइस को वेट कर लें, आइस लें, उसका वेट कर लें, एग्जांपल मान लेते हैं 500 ग्राम्स है, उसका मास 500 ग्राम आ रहा है। तो जब आप वो वाटर में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका मास जो है हम फिर से निकाल लेंगे तो भी 500 ग्राम्स ही आएगा। दैट मीन्स फिजिकल चेंज तो हुआ लेकिन जो मास है वो सेम रहा। इसी तरह आप केमिकल चेंज देख लेते हैं। मान लेते हैं हम कोई 2 रिएक्टेंट्स ले लेते हैं, ए और बी, दोनों का मास निकाल लेते हैं। ए का मास, सपोज ए और बी दोनों का मास सम टोटल अगर देख लें तो 250 ग्राम्स है। फिर उन दोनों को रिएक्ट करने देते हैं, ए और बी को, और मान लो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है सी एंड डी। अगर हम इन दोनों का भी मास जो टोटल निकालेंगे तो भी 250 ग्राम्स ही आएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। उसको ओबे करने के लिए हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब हम देखेंगे
हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने देख लिया कि बाय टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है वो आप लोगों ने देखा। अब आगे देखेंगे हम कि बैलेंस करना है तो करना कैसे। मैंने आपको पहले बताया हम सबसे सिंपलेस्ट मेथड लेंगे बैलेंसिंग का, हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि हम इसमें या इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किसी सूटेबल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब तक जब तक वो इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4। Zn स्टैंड्स फॉर जिंक, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना हो तो हम कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप जो करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के उनको लिखेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आपने आइडेंटिफाई करना कौन कौन सा एलिमेंट है, उसके कौन कौन से एटम्स हैं। जैसे देखिए जिंक है इस पूरी रिएक्शन में, हाइड्रोजन है उसके लिए हमने H लिख लिया, सल्फर है उसके लिए O लिख लिया, एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड पे भी इनके अलावा आपको कोई दूसरा आइटम नहीं दिखाई देगा। अब मैंने यहाँ पे R एंड P लिख लिया है। R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट्स, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट्स। अब हम देखेंगे जिंक के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे। ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे एरो के इस तरफ और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब जिंक हम रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे तो कितने एटम्स हैं जिंक के, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे देख लेंगे, जिंक के कितने एटम्स हैं, 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। जिंक भी इक्वल है, हाइड्रोजन के एटम्स भी इक्वल हैं दोनों साइड पे, सल्फर के भी इक्वल है और ऑक्सीजन के भी इक्वल है। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आपके पास ऐसी इक्वेशंस आएंगी जहाँ पे एटम्स का नंबर बैलेंस्ड नहीं होगा, वहाँ पर आप फिर बैलेंसिंग कैसे करेंगे इसके लिए हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, Fe plus H2O। Fe stands for iron, H2O you know water, gives Fe3O4 plus H2। कैसे बैलेंस करेंगे, स्टेप 1, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो। एरो के दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स काउंट करने। अब आप एटम देखें कौन सा, Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 ही तरह के एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड पे आयरन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, Fe3, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 4। तो आप देखेंगे आयरन के एटम भी बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के एटम्स बेशक दोनों इक्वल हैं, बट वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो बैलेंसिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम बैलेंसिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होंगे। स्टार्ट विद कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब आप इस पूरी इक्वेशन में वो कंपाउंड ढूंढिए जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। Fe3O4, इसमें 3 एटम्स आयरन के हैं और 4 ऑक्सीजन के हैं, टोटल 7 एटम्स हैं। तो हम Fe3O4 को पहले बैलेंस करेंगे। अब Fe3O4 में भी आप दोनों एटम्स में देख लेंगे किसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, दोनों एलिमेंट्स के। Fe3 आयरन के 3 एलिमेंट्स एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो हम पहले ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे देखें सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड पे 4 है। तो अगर हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को बराबर करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 4।
हमें उसको रिएक्टेंट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम है। और मल्टीप्लाई आप यहाँ से नहीं कर सकते, हमेशा आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है नंबर वो यहाँ पर लिखना है। तो यू कैन सी आपके पास यहाँ पे भी अब 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए और प्रोडक्ट साइड पे भी 4 ऑक्सीजन एटम हो गए। लेकिन एक चेंज हो गया, अब चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे थे और जब आपने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आपके पास हाइड्रोजन एटम्स कितने आ गए? 8, 4 टू ज़ा 8। रिएक्टेंट साइड पे आपके पास 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। प्रोडक्ट साइड पे यू हैव ओनली 4। तो अब हम प्रोडक्ट साइड पे यू हैव ओनली 2। तो अब इनको भी बैलेंस करना है। 2 को 8 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4 से। अगर हम प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो। अब आप देख सकते हैं 4 टू ज़ा 8, 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन, दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 है, दोनों बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट आपने देखना है क्या चीज़ है जो बैलेंस नहीं हुई है। तो सामने आपको दिखा रहा है रिएक्टेंट साइड पे आयन 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है। तो आप बताइए फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे आयन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यू कैन सी योर इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अब आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे आयन 3, प्रोडक्ट साइड पे भी 3, हाइड्रोजन 8, प्रोडक्ट साइड पे भी 8 एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 4 और प्रोडक्ट साइड पे भी 4। तो नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये जो आपकी इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है और गिवन इक्वेशन थी आपको ये। तो इस तरह से आपने वो बाकी इक्वेशंस को भी बैलेंस करना है। इसके अलावा और भी रूल्स है, जैसे हमें एलिमेंट की फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं आप। जैसे आयन है ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको एस लिखेंगे, वाटर लिक्विड या गैशियस फॉर्म में जिसमें भी है उसको लिखेंगे। अगर गैशियस में तो जी लिखेंगे, ये अगर सॉलिड फॉर्म में तो एस लिखेंगे, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है तो जी लिखेंगे। लिक्विड के लिए एल लिख सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के लिए ए क्यू लिख सकते हैं। वो रूल्स भी हैं। तो बट आपका मेन जो बैलेंसिंग था वो आपने इस तरह से करना है। अब अगर हम एक और इक्वेशन ले लें कोई, जैसे जनरल, इसके अलावा मान लीजिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं AgCl gives Ag प्लस Cl2। इसको अब आप कैसे बैलेंस करेंगे? वैसे ही एलिमेंट का नाम लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड पे कौन कितने हैं, प्रोडक्ट पे कितने हैं। एलिमेंट आपके पास हैं दो ही तरह के, Ag स्टैंड्स फॉर सिल्वर, Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, और ये हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और बनाता है। अब रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे हम सिल्वर कितने हैं और क्लोरीन कितने हैं। पहले रिएक्टेंट साइड पे 1 1 है दोनों, प्रोडक्ट साइड पे सिल्वर 1 है, क्लोरीन 2 है। वेरी सिंपल। तो आपको पता है क्या करना है, सिल्वर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो अब रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करें। रिएक्टेंट साइड पे जब हम क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिल्वर ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। सिल्वर भी अब कितने हो गए? 2, ये भी 2 हो गए। तो अब आपको प्रोडक्ट साइड पे भी 2 सिल्वर चाहिए तो आपको दोबारा से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं 2 सिल्वर 2, 2 सिल्वर एटम्स 2 सिल्वर एटम्स, 2 क्लोरीन atoms, 2 chlorine atoms. So this equation is balanced. So that's all for today, students. Thank you.